ग्लैमर के दलदल में फंसी एक टॉप मॉडल की रूह कपा देने वाली दास्तां। अपनी छोटी बहन को हवस के सौदागरों से बचाने के लिए माया ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जिसने पूरी दुनिया के सामने खुद को तड़पते हुए लाइव कर दिया ताकि रिया को एक ऐसी जिंदगी मिल सके जहां कोई नकाबपोश उसका शिकार न कर पाए। खूबसूरती खो गई पर बहन बच गई। मुंबई की बारिश और मरीन ड्राइव की ठंडी हवाएं बाहर से देखने पर यह शहर सपनों की नगरी लगता है, लेकिन माया के लिए यह एक ऐसा दलदल था जिसमें वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती उतना ही धंसती जा रही थी। आज माया देश की टॉप 3 मॉडल्स में से एक थी। हर बड़े मैगजीन के कवर पर उसका चेहरा था। हर बड़े डिजाइनर की पहली पसंद वो थी। उसे द गोल्डन फेस कहा जाता था। लेकिन उस रात अपने आलीशान जुहू वाले पेंट हाउस के शीशे के सामने खड़ी माया अपनी ही परछाई से डर रही थी। उसने अपनी सिल्क की महंगी ड्रेस के स्ट्रैप को थोड़ा नीचे किया। उसके गोरे कंधे पर ताजा नीले निशान उभरे हुए थे। ये निशान किसी एक्सीडेंट के नहीं थे, ये उस कीमत के थे जो उसे हर दिन इस फेम को बरकरार रखने के लिए चुकानी पड़ती थी। 3 साल पहले माया एक छोटे से शहर से सिर्फ एक सूटकेस और आंखों में बड़े सपने लेकर आई थी। उसकी खूबसूरती कुदरती थी जिसे तराशने की जरूरत नहीं थी। उसे पहला ब्रेक मिला आर्यन खन्ना के जरिए, जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टैलेंट मैनेजर था। आर्यन ने माया को देखा और कहा था, तुम्हारे चेहरे में वो कशिश है जो तुम्हें रातों रात स्टार बना सकती है, लेकिन क्या तुम वो सब करने को तैयार हो जो एक स्टार बनने के लिए जरूरी है? माया भोली थी। उसने सोचा सब कुछ का मतलब कड़ी मेहनत और डाइटिंग होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आर्यन की नजरों में मेहनत का मतलब कुछ और ही था। एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर आर्यन उसे एक 5 स्टार होटल के स्वीट में ले गया। वहां शराब की महक और सिगार की धुआं फैला हुआ था। कमरे में शहर के 3 सबसे रसूखदार लोग बैठे थे, एक बुढ़ा फिल्म प्रोड्यूसर और एक नामी राजनेता और एक बिजनेसमैन। आर्यन ने माया के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, माया, ये सिद्धांत सर है। अगर इन्होंने आज तुम्हें पसंद कर लिया तो कल सुबह तुम्हारा चेहरा पूरे शहर के हॉन्ड्रिक्स पर होगा। बस थोड़ा कोऑपरेट करना सीख लो। माया का गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ उसके बाजू पर मजबूत हो गई। उसके नाखून माया की खाल से चुभ रहे थे। आर्यन की आवाज अब मीठी नहीं बल्कि जहरीली थी, याद रखना माया, बाहर हजारों लड़कियां लाइन में खड़ी है। अगर आज यहाँ से खाली हाथ गई तो इस शहर की सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। चॉइस तुम्हारी है, एक रात का समझौता या पूरी उम्र की गुमनामी। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। उस रात माया का जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी कुचल गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसके तकिए के बगल में एक चेक पड़ा था और फोन पर आर्यन का मैसेज आया, कंग्रेचुलेशन, तुम अब इंडिया के सबसे बड़े ब्यूटी शॉप का चेहरा बन चुकी हो। आज 3 साल बाद माया शिखर पर थी, लेकिन वो अंदर से मर चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब वो पावरफुल हो गई है और अब उसे किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, पर उसे क्या पता था कि असली नरक तो अब शुरू होने वाला है। आज शाम आर्यन फिर से फोन आया था। उसकी आवाज में वहां पुरानी ठंडक थी। माया बेबी, कल रात एक प्राइवेट पार्टी है मिस्टर सिंघानिया के फार्म हाउस पर। वो तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने खास तौर पर तुम्हारी डिमांड है। माया ने हिम्मत जुटाकर कहा, आर्यन अब बहुत हुआ, मैं अब वो छोटी लड़की नहीं हूँ, अब मैं टॉप मॉडल हूँ, मैं ये सब नहीं करूंगी। दूसरी तरफ से आर्यन ठहाका मारकर हंसा, ओह माया, तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो? अपनी ईमेल चेक करो। माया ने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ। यह वही 3 साल पहले वाली रात का वीडियो था जिसे गुप्त कैमरे में शूट किया गया था। सिर्फ वही नहीं, पिछले 3 साल से माया के साथ हुए हर समझौते का रिकॉर्ड आर्यन के पास था। आर्यन की आवाज गूंजी, अगर कल तुम फार्म हाउस में नहीं पहुंची तो ये वीडियोस इंटरनेट पर होंगे। सोचो, द गोल्डन फेस की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग तुम्हें मॉडल नहीं कुछ और ही कहेंगे। और हाँ, तुम्हारी छोटी बहन रिया भी तो अब मुंबई आ रही है ना एक्टिंग सीखने, उसे तो कम से कम महफूज रखना चाहती होगी तुम। माया के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसे लगा जैसे उसके चारों तरफ की दीवारें उसे निगलने आ रही है। उसके
पास दो ही रास्ते थे, या तो घुटने टेक दे या फिर इस दलदल को खत्म करने के लिए खुद को ही खत्म कर ले। लेकिन तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे तेज धार वाले पेपर कटर पर पड़ी और उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक और मसालेदार प्लान आया। माया ने उस पेपर कटर को अपनी उंगली के बीच महसूस किया। ठंडी धातु का स्पर्श उसे अजीब सी ताकत दे रहा था। पिछले 3 साल से उसने दुनिया को सिर्फ अपनी मुस्कुराहट बेची थी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे घुटता हुआ दम अब चीख कर बाहर निकलना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था, अब वह शिकार नहीं शिकारी बनेगी। अगली शाम लोनावला के एक सुनसान लेकिन आलीशान फार्म हाउस पर काली गाड़ियों का काफिला रुका। मिस्टर सिंघानिया, जो शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे, अपनी रंगीन मिजाज के लिए मशहूर थे। आर्यन खन्ना माया को लेकर वहां पहुंचा। आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल जीत की चमक थी। उसे लग रहा था कि उसने माया को ब्लैकमेल के पिंजरे में पूरी तरह से कैद कर लिया है। माया ने उस रात सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वह बला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जिसे आर्यन भाप नहीं पाया। सिंघानिया ने जाम उठाते ही कहा, आर्यन, तुमने वादा निभाया। माया को करीब से देखना मेरा पुराना सपना था। अब तुम बाहर जा सकते हो। आर्यन ने माया की कमर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, अच्छे से पेश आना माया, वरना यह वीडियो अपलोड होने में सिर्फ 1 क्लिक की दूरी है। और वह हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिंघानिया शराब के नशे में धुत होकर माया की तरफ बढ़ा। उसने माया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी माया ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको पता है कि आर्यन खन्ना ने इस पूरे कमरे में हिडन कैमरा लगवाए हैं? सिंघानिया ठिठक गया। उसकी आंखों से नशा उतरने लगा। क्या बकवास कर रही हो? यह मेरा फार्म हाउस है। माया ने अपनी सैंडल उतारी और उसकी हील्स से छिपा एक छोटा सा डिवाइस निकाला। आर्यन सिर्फ मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहा, वह आपके जैसे बड़े लोगों की कमजोरियां रिकॉर्ड करता है ताकि बाद में करोड़ों की वसूली कर सके। आज यहाँ जो कुछ भी होगा उसका सीधा प्रसारण आर्यन के प्राइवेट सर्वर पर होगा। यह सरासर झूठ था, लेकिन माया ने इसे इतनी शिद्दत से कहा कि सिंघानिया का चेहरा सफेद पड़ गया। माया ने आगे बढ़कर सिंघानिया के कान में फुसफुसाया, आर्यन को लगता है कि मैं उसकी गुलाम हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप उसे एक झटके में खत्म कर सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि अपनी गंदी वीडियो कल सुबह हेडलाइंस बने? सिंघानिया गुस्से से पागल हो उठा। उसे लगा कि आर्यन उसे धोखा दे रहा है। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को अंदर बुलाया। उधर बाहर बालकनी में खड़ा आर्यन सिगार पी रहा था। तभी 4 बॉडीगार्ड्स ने उसे दबोच लिया। आर्यन हक्का बक्का रह गया। यह क्या बदतमीजी है? सिंघानिया साहब से कहो मैं उनका दोस्त हूँ। तभी माया कमरे से बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अपनी साड़ी थोड़ी फाड़ ली थी। वह रोते हुए चिल्लाई, बचाओ, यह आर्यन मुझे जान से मार देगा। इसने मुझे मजबूर किया कि मैं सिंघानिया साहब के ड्रिंक में जहर मिला दूं ताकि यह उनकी जायदाद हड़प सके। यह वह मसालेदार मोड़ था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। माया ने एक तीर से 2 शिकार किए थे। सिंघानिया को लगा कि आर्यन उसे ब्लैकमेल और कत्ल दोनों करना चाहता है। आर्यन चिल्लाता रहा, यह झूठ बोल रही है, इसके पास कोई जहर नहीं है, यह पागल हो गई है। माया ने अपनी पर्स से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें असल में सिर्फ पानी था और उसे फर्श पर पटक दिया। देखो, यही वो जहर है। गुस्से में पागल सिंघानिया ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। वे आर्यन को घसीटते हुए बेसमेंट में ले गए। माया वहीं खड़ी रही, ठंडी नजरों से आर्यन को पिटते हुए देखती रही। जो दर्द उसने 3 साल तक सहा था, आज वह आर्यन की चीखों से सुनाई दे रहा था। लेकिन तभी माया का फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। माया ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, खेल अच्छा खेल रही हो माया, लेकिन तुम्हें क्या लगा आर्यन सिर्फ एक मोहरा है? असली वीडियो मेरे पास है और तुम्हारी बहन रिया, वह तो अभी अभी मेरे पास पहुंची है। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माया। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन के पीछे कोई और था, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे से पूरी इंडस्ट्री को नचा रहा था। माया की जीत एक पल में सबसे बड़े सदमे में बदल गई। माया के हाथ कांप रहे थे। फोन पर उस अनजान शख्स की आवाज में एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जिसे माया के खून को जमा दिया था। बेसमेंट से आर्यन की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब माया के लिए वह शोर बेमानी था। उसकी पूरी दुनिया उसकी छोटी बहन रिया के इर्द गिर्द सिमट गई थी। कौन हो तुम? रिया कहाँ है? माया की आवाज फटी हुई थी। दूसरी तरफ से एक धीमी हंसी सुनाई दी। मैं वो हूँ जो इस शहर के हर चमकती चीज का मालिक है। आर्यन को सिर्फ तुम्हारा केयर टेकर था। माया, असली कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ है। और रिया, वह तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। वही मासूमियत, वही कशिश। उसे पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। माया ने सिंघानिया के गार्ड्स को पीछे धकेला और बदहवास होकर
अपनी कार की तरफ भागी। वह चिल्लाई, रिया को हाथ मत लगाना, जो कहोगे मैं वही करूंगी। गुड गर्ल, उस शख्स ने कहा। अभी इसी वक्त अपना बिना किसी समय बिताए पुराने शहर के उस बंद पड़े ब्लैक थिएटर में आओ, और हाँ, सिंघानिया को जो तुमने बेवकूफ़ बनाया है उसका हिसाब वही होगा। अगर तुमने पुलिस को खबर की तो रिया का वो चेहरा जिसे तुम प्यार करती हो कल सुबह अखबारों में नहीं बल्कि शमशान में मिलेगा। फोन कट गया। माया के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी कार स्टार्ट की और रात के सन्नाटे को चीरती हुई उस पुराने थिएटर की तरफ बढ़ी जो बरसों पहले एक आग के हादसे में तबाह हो गया था। रात के 2 बजे थे। ब्लैक थिएटर की जर्जर इमारत किसी बड़े राक्षस की तरह खड़ी थी। माया अंदर दाखिल हुई। वहां चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और जली हुई कुर्सियां थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि माया को अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अचानक स्टेज पर एक तेज लाइट जली। रोशनी इतनी चुभने वाली थी कि माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। स्टेज के बीचों बीच एक कुर्सी पर रिया बंधी हुई थी। उसके मुंह पर पट्टी थी और उसकी आंखों में खौफ का समंदर था। रिया के ठीक पीछे अंधेरे में एक साया खड़ा था जिसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। रिया, माया चिल्लाई और स्टेज की तरफ भागी, लेकिन तभी ऊपर से एक लोहे का पिंजरा गिरा और माया उसमें कैद हो गई। अंधेरे से वह शख्स बाहर निकला। उसने एक महंगा सूट पहना था और चेहरे पर एक चांदी का मुखौटा था। वह धीरे धीरे चलकर पिंजरे के पास आया। माया, तुमने आर्यन को फंसाकर बहुत बड़ी गलती की। वह मेरा सबसे वफादार कुत्ता था। नकाबपोश की आवाज गूंजी। माया ने पिंजरे की सलाखें पकड़ ली। तुम जो चाहो ले लो, पैसा, प्रॉपर्टी, ये शोहरत सब ले लो, बस मेरी बहन को छोड़ दो। वह मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। नकाबपोश ने अपना हाथ पिंजरे के अंदर डाला और माया की ठुड्डी को ऊपर उठाया। मासूमियत इस इंडस्ट्री में सबसे महंगी बिकती है माया, और रिया की कीमत वह तो अनमोल है। लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक तमाशा चाहिए, एक ऐसा तमाशा जिसे ये शहर सालों तक याद रखे। उसने रिया के पीछे खड़े अपने आदमी को इशारा किया। उसने रिया के गले पर खंजर की नोक रख दी। रिया की दबी हुई चीखें ने माया की रूह को छलनी कर दिया। नकाबपोश ने एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल डिवाइस निकाली। इस पिंजरे में करंट है माया, और रिया के पीछे खड़े आदमी के पास एक ऐसा एसिड है जो एक पल में किसी भी चेहरे को राख बना सकता है। उसने माया की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। अब तुम्हें चुनना है, या तो तुम अपनी बहन की जान बचा लो या खुद इस पिंजरे में करंट के झटके खाकर अपनी जान दे दो, या फिर तुम आजाद हो जाओ, अपनी शोहरत बचा लो, लेकिन रिया का यह चेहरा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड है। माया के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चल रही थी। एक तरफ उसका करियर और उसकी आज़ादी थी, और दूसरी तरफ उसकी वो बहन जिसके लिए उसने यह सब शुरू किया था। पिंजरे में हल्की सी चरमराहट हुई और नीला करंट दौड़ने लगा। माया के शरीर में झंझनाहट होने लगी। रिया की आंखों में आंसू गिर रहे थे। वह अपना सिर हिला रही थी जैसे माया को ना कह रही हो। तभी नकाबपोश ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 40 सेकंड बचे हैं माया। समय रेत की तरफ फिसल रहा था। नकाबपोश के हाथ रिमोट पर थे और रिया की गर्दन पर खंजर था। तेज धार हो रही थी। माया ने पिंजरे की लोहे की सलाखों को अपनी मुट्ठी में खींच लिया। हल्का सा करंट उसके शरीर में झंझनाहट पैदा कर रहा था, लेकिन उसका दिल रिया की बेबसी देखकर फटा जा रहा था। वक्त खत्म हुआ माया, नकाबपोश चिल्लाया। चुनो अपना चेहरा या अपनी बहन की जान। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। यह हार नहीं बल्कि एक खौफनाक फैसले की चमक थी। उसने चीख कर कहा, मैं खुद को खत्म करूंगी, रिया को छोड़ दो। जैसे ही माया ने सलाखों को मजबूती से पकड़ा, नकाबपोश ने क्रूरता से रिमोट का बटन दबाया और पिंजरे से तेज नीला करंट दौड़ा। माया का शरीर झटके खाने लगा। उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंज उठी। रिया कुर्सी पर बंधी तड़प रही थी। उसकी आंखों में खून के आंसू गिर रहे थे। माया बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। नकाबपोश हंसते हुए स्टेज से नीचे उतरा और पिंजरे के पास आया। उसने अपनी चांदी का नकाब उतारा। माया ने अध खुली आंखों से उसे देखा और उसकी रूह कांप गई। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम मल्होत्रा था, शहर का सबसे बड़ा सोशल वर्कर और चैरिटी किंग। वह शख्स जो दुनिया के सामने अनाथ बच्चियों की मदद का ढोंग करता था, असल में वही इस गंदे धंधे का आका था। माया, तुम बहुत कीमती थी। विक्रम ने उसके बाल पकड़कर सिर पर उठाया। लेकिन उसने आर्यन को मारकर मेरा बिजनेस खराब किया। अब तुम मरोगी और तुम्हारी ये सुंदर बहन रिया, यह मेरी अगली गोल्डन फेस बनेगी। दुनिया को लगेगा कि तुमने सुसाइड कर लिया और मैं रिया का मसीहा बनकर उसे लॉन्च करूंगा। विक्रम जैसे ही पलटा, उसे एहसास हुआ कि माया के चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक शैतानी मुस्कान थी। विक्रम, माया ने लहूलुहान आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ अकेली आई हूँ? तुमने करंट तो दिया, लेकिन मेरा फोन
फ़ोन मेरे हाथ में नहीं, मेरे ब्लाउज के अंदर लाइव स्ट्रीम पर था। विक्रम का चेहरा फक पड़ गया। माया ने अपनी जान की बाजी लगाकर विक्रम का असली चेहरा दुनिया के सामने लाइव कर दिया था। उस वक्त करोड़ों लोग उसे ब्लैक थिएटर का मंजर अपने फ़ोन पर देख रहे थे। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंज उठे। विक्रम भागने की कोशिश की, लेकिन माया ने आखिरी ताकत जुटाकर उसका पैर पकड़ लिया। आज महंगा चेहरा तुम्हारा उतरेगा विक्रम। पुलिस अंदर दाखिल हुई। भगदड़ मच गई। विक्रम के आदमी भागने लगे, लेकिन वे पकड़े गए। रिया को आज़ाद कर दिया गया। वह दौड़कर माया के पास आई और उसे गले लगा लिया। माया बच तो गई, लेकिन करंट के झटके और उसे मानसिक टॉर्चर ने उसकी आवाज़ और उसके चेहरे की वो कुदरती चमक हमेशा के लिए छीन ली। वह गोल्डन फेस जिसे दुनिया पूछती थी अब दागों से भरा था। माया अब किसी मैगजीन के कवर पर नहीं थी। वह शहर की भीड़ से दूर अपनी बहन रिया के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रिया अब एक वकील बन रही थी ताकि उन लड़कियों को न्याय दिला सके जो माया की तरह इस दलदल में फंसती हैं। माया ने आईने की तरफ देखा। उसका चेहरा अब पहले जैसा सुंदर नहीं था, लेकिन पहली बार उसे आईने में अपनी रूह साफ दिखाई दे रही थी। उसने समझौता नहीं किया था। उसने खुद को मिटाकर अपनी बहन को बचा लिया था। ग्लैमर की इस काली दुनिया में उसे महंगा चेहरा तो दिया था, लेकिन उसकी कीमत माया ने अपनी जान देकर चुकाई थी। दोस्तों, आप उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।